हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशियस में आपका स्वागत है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक ऑफ ओनली आईएएस एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड अप्रॉक्स 120 पेजेज एंड आज हम सेंट्रल एशिया रीजन वाले जो इश्यू बच गए थे उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बायलैटरल रिलेशंस वाला टॉपिक है इट विल गेट ओवर एंड उसके बाद जो आपके रीजनल ग्रुपिंग्स सब हैं जैसे आपका क्वाड है, सार्क है, ठीक है, बिम्स्टेक है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और रिसेंटली आप देखो तो बहुत सारे समिट हुए हैं, चाहे आपका क्वाड की बात कर लो या फिर आपका जो एससीओ सब है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है, हमने पीवाईक्यू में भी देखा है, तो उन सब को भी अंडरस्टैंड करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो लेट्स कंप्लीट फर्स्ट द इश्यूज रिमेनिंग विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर लो, है ना, या फिर आपका कनेक्टिविटी टू यूरोप या फिर अदर रीजन ऑफ एशिया, तो सेंट्रल एशिया के माध्यम से हो सकते हैं। दैट्स वाई सेंट्रल एशिया इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ यूरेशिया, क्योंकि वहाँ से हम डिफरेंट लोकेशंस को पहुँच सकते हैं। बट दैट्स वाई वी नीड टू इम्प्रूव द रिलेशन विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड भारत इस मामले में आगे बढ़ रहा है। जैसे आपका तापी पाइपलाइन ले लो, लेकिन हाँ ये भी बात है कि जो आपका वर्क है काफ़ी ज़्यादा स्लो है एंड और भी बहुत सारे इशू है जो हम देखेंगे। एंड ऑल्सो देयर इज इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना इन द सेंट्रल एशियन रीजन। तो भारत को भी कहीं ना कहीं और स्ट्रॉन्ग कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो सके और जो कनेक्टिविटी है, ट्रेड रिलेशंस है, वो बूस्ट हो सके। अदरवाइज इंडिया की जगह चाइना फ़ायदा उठा ले आएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हो जो OBOR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का है, उसके माध्यम से सेंट्रल एशिया में भी वो अपनी पहुंच बना रहा है। तो हम देखेंगे क्या क्या चैलेंजेज हैं जिसे डील करने की ज़रूरत है। तो लेट्स लुक एट दैट। द फर्स्ट वन इज जियो इकोनॉमिक चैलेंजेज। जियो इकोनॉमिक चैलेंजेज में आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच जो आपका ट्रेड है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू की बात करें काफ़ी कम है। कितना है तो आप देख सकते हो $2 बिलियन। अब बताओ $2 बिलियन से क्या ही होने वाला है, ठीक है। और आप हमें बताओ कि चाइना और सेंट्रल एशियन रीजन के बीच जो बायलेटरल ट्रेड है वो कितने की है, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम कहाँ पर खड़े हैं। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू चाइना, इंडिया की इन्वेस्टमेंट इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, चाइना ने अपना OBOR इनिशिएटिव सेंट्रल एशिया में पहुँचा दिया है। अब बात ये नहीं है कि OBOR सिर्फ एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसको सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में मत देखिए। इट इज़ ऑल्सो हैविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस डायमेंशंस फॉर चाइना। जैसे कनेक्टिविटी इंश्योर होगी तो ट्रेड भी बढ़ेगा, ठीक है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होगा चाइना का, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑफ दीज कंट्री ऑन चाइना विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये सब चैलेंजेस जो पोज कर रहा है ना, एक बात हो गई। उसके बाद देख लो कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो वैसे जब तक हम पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक एक्सेस कर पा रहे थे तब तक तो हमें शॉर्ट रूट मिल रहा था टू विजिट टू सेंट्रल एशिया, टू एक्सेस सेंट्रल एशिया। बट आपको ही पता है पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया है फॉर इट्स रूट, चाहे वो अफ़गानिस्तान को लेकर हो, चाहे वो आपका सेंट्रल एशिया रीजन को जाने का हो। तो ऐसे में क्या होता है, हमें लॉन्ग रूट की ज़रूरत पड़ती है ईरान के माध्यम से टू विजिट सेंट्रल एशिया। जैसे आपको हम मैप में दिखाते हैं, लुक एट द मैप फर्स्ट। यहाँ पर देखिए, ये आपका इधर पाकिस्तान है। तो एक्चुअली जब
पाकिस्तान के रास्ते हम एक्सेस कर पाते थे तो हम अफगानिस्तान को भी इजीली एक्सेस कर पाते थे, है ना। अब पाकिस्तान के रास्ते हम सेंट्रल एशिया को भी एक्सेस कर पाते थे, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, या फिर उज्बेकिस्तान को ही जाना हो। लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तान ने ये एक्सेसिबिलिटी बंद कर दी है, तो हमें ईरान के रास्ते आपका सेंट्रल एशिया को विजिट करना पड़ता है, ठीक है, जो कि एक लॉन्गर रूट है, ठीक है। और उसके बाद भी क्या कि आपका ये जो आपका लेट से कि हमें किर्गिस्तान जाना है, लेट से हमें ताजिकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव करने हैं, तो भाई साहब जो रूट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड हो गई है। तो ऐसे में चाइना इसका बेनिफिट उठा लेगा, इधर चाइना भी है ना। तो ये बात है, तो ये हमने डिस्कस किया। एंड उसके बाद देख लो डी स्टेबलाइज अफगानिस्तान। ये जो आपका अफगानिस्तान में इश्यू चल रही है, तो इसके कारण जो कनेक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा इनसिक्योर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने मैप में एक बार और आपको दिखाया है कि अफगानिस्तान में अगर इश्यूज रहेगी, डिस्टर्बेंसेस रहेगी, तो हम सेंट्रल एशिया को अगर विजिट करना भी चाहते हैं तो लेट से अफगानिस्तान के रास्ते विजिट करेंगे। तो अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, सिक्योर गवर्नमेंट नहीं है। तो सोचिए कि हमारी जो एसेसिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एशिया वो प्रभावित हो जाएगी, है ना। तो हमें घूम कर जाना पड़ेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास। तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद स्लगिश डेवलपमेंट ऑफ आई एन एस टी सी जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये हमने बोला। और इसकी जो डेवलपमेंटल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा डिलेड है ना। ये हमने देखा। उसके बाद देख लो सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ बन चुकी है। अलोंग विथ पाकिस्तान हमेशा एंटी इंडिया एलिमेंट्स रेज करने का प्लान करते रहता है। एंड आपको भी पता है कि तालिबान और पाकिस्तान दोनों एक प्रकार से एलाई टाइप हैं। मतलब इसके माध्यम से पाकिस्तान अफगानिस्तान को भड़का सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, है ना। along with growing radicalization in Central Asia। एंड एक बात तो है ही, चाइनीज पेनिट्रेशन इज ग्रोइंग ऑन वाया द BRI प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम डेप्ट ट्रैप्ड पॉलिसी ऑफ चाइना। डेप्ट ट्रैप पॉलिसी ऑफ चाइना में क्या होता है कि भाई साहब भर भर के लोन दे दो टू द कंट्री फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एंड जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो फिर उनके एसेट को गिरवी रख लो, कब्जे में कर लो। ये सब पॉलिसी होती है डेप्ट ट्रैप पॉलिसी के तहत। उसके बाद एक और है विसिनिटी टू गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट में मैंने आपको बताया था 3 देश आते हैं। 3 देश में वो कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देखो। ये जो आपका मैप है, एक सेकेंड, हाँ, अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान। और ये जो गोल्डन क्रिसेंट वाले कंट्रीज हैं ये बेसिकली इलिसिट ओपियम ट्रेड में इंगेज होते हैं। और ये भी कहा गया है कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया है तो जो आपके ओपिनियम की जो खेती है वो अफगानिस्तान में बढ़ी है। तो ऐसे में इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग होने के संभावनाएं भी हो जाती है। तो ये बात हमने देखा, ठीक है। अलोंग विथ इंक्रीजिंग टेररिज्म, तो दैट विल डिस्टर्ब द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। उसके बाद जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो जियो पॉलिटिक्स यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। और दूसरी बात ये भी है कि अब यूएस का भी प्रेजेंस इस रीजन से बाहर जा रहा है। जैसे आप देख लो अफगानिस्तान से यूएस ने विद्रोह कर लिया, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर स्टेबिलिटी को एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, यहाँ खुद में ही इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं। और ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और इसके कारण कोई भी रीजनल कॉपरेशन इन कंट्रीज के बीच नहीं देखने को मिलती है। इथिकल इथनिक इश्यू, जैसे आपने नगोर्नो काराबाख रीजन डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा बिटवीन द अजरबैजान एंड अर्मीनिया, है ना। along with
कॉपरेशंस ऑन डिफरेंट डायमेंशंस इज नॉट गेटिंग पॉसिबल लाइक टेररिज्म, तो ये सब नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द इंटरनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। एंड उसके बाद चाइनीज़ रोल इज इंक्रीजिंग, चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है सेंट्रल एशियन रीजन में विथ इट्स OBR प्रोजेक्ट एंड मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये आपको पता है। और ऑल्सो चाइना जो है रशिया के इकोनॉमिक वीकनेस का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर अपना प्रकर ज़्यादा बना रहा है। उसके बाद चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हमने देखा, तो वही मैंने आपको बताया कि OBR इज नॉट ओनली ए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इट इज़ मोर देन दैट, है ना। इट विल इंक्रीज द इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑफ दिस कंट्री ऑन चाइना, ठीक है। तो वैसे भी अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुकी हैं एंड ये भी चाहती हैं कि चाइनीज की जो डिप्लोमेसी है उससे बाहर निकले, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, डाइवर्स करिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि डिफरेंट रिलेशन के साथ टाइज आप मजबूत करिए, तो इसमें इंडिया एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो दैट्स वाई इट ऑल्सो ओपन्स द एवेन्यूज फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज, ये हमने देखा। अब नाउ लेट्स टॉक विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन नगोर्नो काराबाख रीजन, हालांकि ये जो डिस्प्यूट है अब काफ़ी पुरानी हो गई है एंड इंडिया के लिहाज से उतनी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं जो मेंस में क्वेश्चन आएंगे। हाँ, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है नगोर्नो काराबाख रीजन कहाँ पर है और किसके किसके बीच ये डिस्प्यूट है ना। तो पहली बात तो ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है उसका हम मैप में लोकेशन देखेंगे, है ना। तो ये आप देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ये आपका पूरा नगोर्नो काराबाख रीजन है ना। ये नगोर्नो काराबाख रीजन है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मीनिया। तो क्या स्टेटस है अभी, स्टेटस ये है कि जो आपका रीजन है ये एक्चुअली इट इज कंट्रोल्ड बाय आर्मीनिया, बट एक्चुअली ये किसका है, ये है अजरबैजान का, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय आर्मीनिया। यहाँ पर आप देख सकते हो टेरिटरी ऑफ अजरबैजान ऑक्युपाइड बाय आर्मीनियन मिलिट्री फोर्सेस। अब यहाँ पर दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपका आर्मीनिया है ये मेजोरिटी ऑफ क्रिश्चियंस यहाँ पर रहते हैं और जो अजरबैजान है यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स रहते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ के पॉपुलेशन है ना नगोर्नो काराबाख में, ये बेसिकली क्रिश्चियन इथनिसिटी से ही बिलोंग करते हैं। तो फिर ये आर्मीनिया में जाना पसंद करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ये कन्फ्लिक्ट होते रहता है। एंड जब आपका USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद विद द हेल्प ऑफ आर्मीनियन मिलिट्री फोर्स ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है वो आर्मीनिया के कंट्रोल में चली गई, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसी के कंट्रोल में, दैट्स वाई देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन आर्मीनिया एंड अजरबैजान, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट रहती है। होप यू अंडरस्टूड। तो ये आपका इथेनो टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्मीनिया एंड अजरबैजान। एंड इश्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि ये जो आपका नगोर्नो काराबाख रीजन है टेरिटोरियल पार्ट है अजरबैजान का सिंस द सोवियत इरा, लेकिन इस रीजन में मोस्टली कौन रहते हैं, आर्मीनियन क्रिश्चियन एथनिक पीपल, और इनकी डिमांड रही है कि इनको सेपरेट किया जाए फ्रॉम मुस्लिम मेजोरिटी अजरबैजान। दैट्स वाई ये जो आपका आर्मीनियन क्रिश्चियन एथनिक पीपल है ये आपका आर्मीनिया के साथ मिलके अजरबैजान के से अलग होने का चाह रहे थे, है ना। एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR जो आपका नागोर्नो काराबाख है रीजन और वहाँ की जो पॉपुलेशन है विद द सपोर्ट ऑफ आर्मीनिया अजरबैजान से अलग होने का प्रयास किया, दैट रिजल्टेड इन वॉर बिटवीन अजरबैजान एंड नागोर्नो काराबाख विद द सपोर्ट ऑफ आर्मीनिया, ठीक है। एंड उसके बाद जाहिर सी बात है मीडिएशन का प्रयास किया गया होगा, मीडिएशन यहाँ पर कौन करेगा, रशिया, क्योंकि इसी से तो डिसइंटीग्रेट हुआ था ये सब कंट्रीज,
तो अल्टीमेटली सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुई 1994 में, और उसी समय से ये स्टेटस को मेंटेन्ड है। लेकिन हाँ, अभी फिर से ये आपका न्यूज में आ गई थी, कन्फ्लिक्ट राइज हो गया था। तो करेंट स्टेटस क्या है इस कन्फ्लिक्ट का, कि जो आर्मीनियन रिबेल्स है उसी का कंट्रोल है ओवर द नागोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है, और अजरबैजान इस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में इसी के टेरिटरी है ना। तो अपनी सॉवरिन टेरिटरी हर कोई बचाने का प्रयास करता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आपका कोई और दोस्त क्यों ना हो। यहाँ पर आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। अब इस रीजन का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो पहली बात तो ये कि इट लाइज इन द INSTC रूट, खासकर अजरबैजान। तो अजरबैजान खुद आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूट में क्रॉस करता है, एंड दिस रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर इंडिया बिकॉज दैट विल लिंक द इंडिया विद द यूरेशियन रीजन, एंड ऑल्सो गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस। यानी कि अब अजरबैजान में स्टेबिलिटी रहेगी तो मान के चलो कि यूरोपियन कंट्रीज की एनर्जी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। क्यों? बिकॉज जो अजरबैजान है वो गैस एंड ऑयल सप्लाई करते हैं बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को। तो अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहेगा तो वहाँ की एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल सी द इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस, कि अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ती है या फिर शांत नहीं हो पाती है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो इम्प्लीकेशन पहली बात तो यूरोपियन कंट्रीज पर ज़्यादा होगी, बिकॉज एनर्जी सिक्योरिटी उनके देशों की प्रभावित होगी। तो आज मैंने आपको बताया कि ऑयल एंड गैस सप्लाई होती है यूरोपियन कंट्रीज को भाया अजरबैजान, ठीक है। एंड दूसरी बात ये भी है कि जो मेडिएटर्स है जो इस क्राइसिस को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे वो भी सॉल्व नहीं कर पाए, बिकॉज जो अजरबैजान है जो, या फिर जिसकी नागोर्नो काराबाख वाली टेरिटरी है जो ऑक्युपाई की गई है आर्मीनिया के द्वारा, तो वहाँ पर फुल इंडिपेंडेंस हो ऐसा अजरबैजान बिल्कुल नहीं चाहेगा, ठीक है। ये बात है, ये हमने देखा। उसके बाद एक रिफ्यूजी क्राइसिस भी आ सकता है, ठीक है। अब इंडिया का क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू आर्मीनिया और अजरबैजान, तो कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है अजरबैजान या फिर आर्मीनिया के रिस्पेक्ट में, है ना। लेकिन हाँ, कुछ कुछ एग्रीमेंट्स जरूर साइन हुए थे, जैसे आप देख लो आर्मीनिया के साथ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी 1995 में साइन हुआ था, ठीक है। उसके बाद अजरबैजान के साथ अगर देखें तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट जो भी अजरबैजान में है वहाँ पर। ऑल्सो ये जो आपके ONGC की जो विदेश लिमिटेड है ना, जो कि सब्सिडरी ही है ONGC की, तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं अजरबैजान में। तो रिलेशन अच्छे रहेंगे तो जाहिर सी बात है इन सब डायमेंशन में कॉपरेशंस बढ़ेगी। एज वेल एज अजरबैजान इज इंटीग्रल टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूट, तो दैट्स वाई यहाँ पर स्टेबिलिटी रहती है, पीस रहती है, तो फिर रूट का भी फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट हो सकेगा। एंड इंडिया का क्या स्टैंड है इस इशू को लेकर, तो जाहिर सी बात है इंडिया डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात हमेशा करता रहा है। जैसे यूक्रेन के ही मामले को ले लो, यहाँ पर भी डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की जाती है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड वही कि भाई साहब प्रयास अब आगे बढ़ाए जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए टू इंश्योर बेटर रिलेशन विद द सेंट्रल एशियन कंट्री, लाइक इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल सेटअप किए गए हैं, तो फ्रिक्वेंटली उसकी मीटिंग सब हो, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट करिए इस रीजन में, ठीक है। और वैसे भी हमने देखा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट भारत का है, और डिफरेंट डायमेंशंस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे सेरिकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, IT, इन सब फैक्टर्स, ये सेक्टर्स में कोलैबोरेशन
का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, भारत का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो दैट्स वाई इन सब फील्डों में कोलैबोरेशन बढ़ाया जा सकता है। एंड ऑल्सो चाइना का प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस इन रीजन में काफ़ी ज़्यादा है। रशिया का भी प्रेजेंस तो है ही है, क्योंकि ये सब जो कंट्रीज हैं अल्टीमेटली यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था तो ये इंडिपेंडेंट हुए थे। तो अभी उतना डायरेक्ट रोल इंडिया का नहीं देखने को मिलता है सेंट्रल एशिया में, ठीक है। लेकिन हाँ, भारत अपनी इकोनॉमिक, एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, इन सब डायमेंशन में अपना कॉपरेशन तो बढ़ा ही सकता है। तो ये बात है। तो वी हैव डिस्कस ऑल द इश्यूज जो भी थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं को रीड किया। हालांकि ये जो आपका नगोर्नो काराबाख रीजन वाला डिस्प्यूट है, ये बेसिक्स बस आपको पता होने चाहिए, दैट्स ऑल। और क्या इसका इम्प्लीकेशंस होगा आपको भी पता है ना। एक तो रिफ्यूजी वाली आएगी, और एनर्जी सिक्योरिटी किसकी, यूरोपियन कंट्रीज की, ठीक है। ये सब बातें हैं। नाउ वी विल मूव टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। जल्द से जल्द इसको ख़त्म करेंगे फास्ट ट्रैक तरीके से, ताकि आगे टाइमली हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन की बात करते हैं। तो आपको भी पता होगा कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जब आप साउथ में जाओगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें मैप की, तो ये लेट्स से इंडिया है, और इधर आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ये सब, और इधर आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का एक सिग्निफिकेंट बात ये है कि इसके वेस्ट में इंडियन ओशन है, और इसके ईस्ट में आपको पैसिफिक मिल जाता है। तो इट इज़ लोकेटेड एज ट्रांजिएंट पोजीशन बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक। दैट्स वाई आपका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी, इसमें भारत भी एक अहम बात रखता है, तो ऑस्ट्रेलिया का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो आपको ही पता है ऑस्ट्रेलिया वंस अपॉन ए टाइम ब्रिटिश के ही अधीन था, लाइक इंडिया। एंड जब ब्रिटिश ने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा, उसके बाद लाइक इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी डेमोक्रेसी आई, है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो कॉमन पॉलिटिकल रिलेशंस साझा होते हैं दोनों के बीच में। ऑल्सो आज के समय में आप देख लो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कॉपरेशन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है डिफरेंट डायमेंशन में। चाहे वो आपका ट्रेड एग्रीमेंट हो जिसकी बात हमने की, उसके बाद आपका चाइना को टैकल करने की बात हो, जैसे क्वाड है, क्वाड का मेंबरशिप है, या फिर आपका सप्लाई चैन को डाइवर्स करने की बात हो, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया का रोल निकल कर आता है, ठीक है। चाहे डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात हो, ये सब बातें हैं। तो हमने ये बेसिक चीज़ें डिस्कस की। तो लेट्स मूव। आपको इंट्रोडक्शन में क्या याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, तो देख सकते हो आप ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को किस शब्दों में बयां किया है, और इस बात को आप समझ सकते हो, इसको आप लिख भी सकते हो, कोट भी कर सकते हो। जैसे देख सकते हो, द डीप फ्रेंडशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इज नॉट ओनली ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, कि दोनों के बीच जो रिलेशन है इट इज नॉट ओनली ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, इट इज मोर देन दैट। इट इज बेस्ड ऑन द पिलर ऑफ भरोसा, दैट इज द ट्रस्ट, एंड सम्मान, दैट इज द रिस्पेक्ट, ठीक है। एंड इट इज फ्रेंडशिप विथ डेप्थ एंड मार्क्ड बाय डेमोक्रेसी, डिफेंस कॉपरेशन, डायस्पोरा एंड दोस्ती। तो किन किन चीज़ों पर डिस्कशन हुई है यहाँ पर देख सकते हो, डेमोक्रेसी, डिफेंस कॉपरेशन, डायस्पोरा, और डायस्पोरा भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड का चर्चा करें, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक समय ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे। एंड
आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री, सॉवरेन कंट्री बने। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कुछ सर्टेन एलिमेंट्स बोरो किए हैं फ्रॉम द स्टेडिया, और ये आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते होगे, जैसे कनकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट हो या फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का कंसेप्ट हो, है ना। और कॉपरेशन कैसे हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बढ़ा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो देख सकते हो 2009 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुई थी, ये सब ध्यान रखना। 2009 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और 2014 में यूरेनियम सप्लाई डील दोनों के बीच में हुई थी। इससे क्या दर्शाता है कि दोनों के बीच जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा डीपर है, क्योंकि यूरेनियम सप्लाई डील भारत और किसी देश के साथ होता है तो ये सिग्निफाई करता है डीप ट्रस्ट, है ना। और जिस प्रकार से इंडियन ओशन रीजन का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है और चाइना का असर्टिवनेस इंडियन ओशियन में बढ़ रहा है, ये कन्वर्जिंग पॉइंट्स है फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया टू कम क्लोजर एंड कोऑर्डिनेट विथ respect to the इंडो पैसिफिक पॉलिसी। ठीक है, दैट्स वाई आप देख सकते हो कि म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एरिया जो कॉपरेशन की बात करें तो एक तो आपका इकोनॉमिक टाइज देख लो, बायलैटरल ट्रेड अच्छा खासा है, $30 बिलियन का 2018-19 के पीरियड में, हालांकि अब ये और ज़्यादा बढ़ा होगा। ठीक है, एंड ट्रेड पार्टनर की बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 8वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। किन किन वस्तुओं को हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के मामले में आप देख लो मोटर व्हीकल, मशीनरी, फार्मा प्रोडक्ट, फ्यूल्स, ज्वेलरी। इंपोर्ट के मामले में कोल, गोल्ड, यूरेनियम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना है। एंड कॉपर ले लो, उसके बाद एजुकेशन सर्विसेज, उसके बाद जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन बनाई गई 1989 में, और इससे बेसिकली डिफरेंट इश्यूज़ पर कोलेबोरेशन करने की बात की जाती है। एलोंग विथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंट में हुआ है वो कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये ध्यान रखना है, कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट किसके किसके बीच, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इससे क्या होगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एसेसिबिलिटी मिलेगी इंडिया को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी, दोनों के एक दूसरे के टेरिटरी में वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और आपका जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आपका जो आपके इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मिलकर सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया था। अब ये सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव क्या है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि लेट से कि अगर हम कोई सी एक ही देश पर सारे प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट हो जाए, तो लेट से कोई क्राइसिस आया या फिर उस देश ने अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, तो क्या होगा कि जो भी कंट्रीज है जो उस कंट्री पर डिपेंडेंट थे फॉर द रॉ मटेरियल्स, फॉर द फूड प्रोडक्ट्स, वो सब उन देशों के एक्सेसिबल नहीं हो पाएंगे, तो क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ जाएगी। एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि ड्यूरिंग कोविड-19 चाइना ने कुछ इसी प्रकार की एक्टिविटी की थी जिसके कारण ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स की क्राइसिस हो गई थी, है ना। खासकर इंडिया ने भी इस चीज़ को झेला था। तो इस कंसेप्ट के अंतर्गत क्या है कि सप्लाई चेन को डाइवर्स कर दो, वाई वी शुड डिपेंड ऑन वन कंट्री, वाई वी शुडंट डाइवर्सिफाई आवर सप्लाई चेन। तो इसीलिए आपका सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव लाया। अब जितने ज़्यादा देश से साथ हम सप्लाई चेन को इंश्योर कर पाएंगे उतनी हमारी रेजिलेंसी बढ़ जाएगी, ये बात है। ठीक है, एंड उसके बाद देख लो ये जो आपका इंडस ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड डील साइन किया है, कम्प्रिहेंसिव, जो हमने अभी नाम लिया क्या था, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, यहाँ पर देखो। ठीक है,
इस ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में इंटर करेंगे, है ना। और भी बहुत सारे जो बातें इस एग्रीमेंट में की गई है यहाँ पर देख लो। टैरिफ विल बी एलिमिनेटेड ऑन मोर देन 85% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गुड्स एक्सपोर्ट टू इंडिया, यानी कि लेट से जो भी ऑस्ट्रेलियन गुड्स एक्सपोर्ट इंडिया में की जाती हैं तो लगभग 85% ऑफ दैट गुड्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैरिफ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि इट इज़ नॉट कि सारे गुड्स पर टैरिफ को एलिमिनेट किया गया है। ठीक है, और दूसरी तरफ लेट्स से कि इंडियन गुड्स ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं तो अप्रोक्स 97% ऑफ द इंडियन गुड्स विल गेन प्रेफरेंशियल एक्सेस ऑस्ट्रेलिया। हालांकि सर्टेन आइटम्स जो इस एग्रीमेंट से बाहर रखी गई हैं, क्योंकि जो भी इंडियन फार्मर्स है एज वेल एज अदर सेक्टर्स के भी इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे आप देख सकते हो डेयरी प्रोडक्ट्स है, वॉलनट है, राइस, बाजरा, एप्पल, इन सबको एक्सक्लूड में रखा गया है। मतलब इन सब पर जो भी आपके नॉर्मल चार्जेस सब लगेंगे। उसके बाद लिबरलाइज वीज़ा नॉर्म्स, ये भी है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए, अलॉन्ग विथ पीपल टू पीपल रिलेशंस को फैसिलिटेट करेगा। और साथ ही साथ सर्विसेज पर भी ऑस्ट्रेलिया ने कंसेशन देने की बात की है। डेफिनेटली इट विल हेल्प इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन, ऑडियो विजुअल। तो ठीक है, तो स्कोप क्या है? स्कोप काफ़ी ज़्यादा है इस ट्रेड एग्रीमेंट का। पहली बात तो ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश के बीच बायलैटरल ट्रेड डेवलप मतलब डबल हो जाएंगे। अभी कितना है, $27 बिलियन। तो आने वाले समय में ये जो आपका बायलैटरल ट्रेड है वो और बूस्ट हो। और इस एग्रीमेंट में कम्प्रिहेंसिव तरीके से रूल्स ऑफ ऑरिजिन, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स सब को भी कवर किया गया है। ये सब कीवर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ ऑरिजिन क्या है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्या है, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या है। तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन के बारे में आपको बता देता हूँ। रूल्स ऑफ ऑरिजिन का मतलब ये हुआ कि जिस कंट्री से प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुई है ना, अगर उसके साथ हमारा एफटीए है तो ठीक है, उसको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा इंडियन मार्केट को, या फिर वाइस वर्सा। लेकिन लेट से कि कोई एक देश है ना, और दूसरा देश बी है और तीसरा देश सी है। ठीक है, इसको आप चाइना मान लो, इसको आप ऑस्ट्रेलिया मान लो, इसको आप इंडिया मान लो। ठीक है, अब देख लो हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। चाइना और इंडिया के बीच में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, अब लेट से कि चाइना क्या करता है, उसमें वहाँ पर लेट से कि कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब वो ऑस्ट्रेलिया में अपना एक ब्रांच खोलता है और बस वहाँ पर प्रोडक्ट को एसिमुलेट करता है ना, असेंबल करता है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, असेंबल कर रहा है। सारे रॉ मटेरियल्स चाइना से मंगा कर यहाँ पर असेंबल कर रहा है, और उसके बाद उसको फिर इंडिया में लेट से इंपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन प्रोडक्ट पर भी आपका कंसेंसस मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन चाइना में है, और वो बस ऑस्ट्रेलिया में असेंबल कर रहा है, उसके बाद वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। इट डजेंट मीन कि द प्रोडक्ट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, दैट्स वाई उनको ट्रेड कंसेशन नहीं मिलेंगे, है ना। ये है आपका रूल्स ऑफ ऑरिजिन। बिकॉज बहुत सारे चाइनीज कंपनीज यही तरीका अपनाते थे टू गेट कंसेशंस टू मेक their products cheaper to export from that country जिनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं दूसरे कंट्री का, है ना। एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक वाइन इंडस्ट्री, इंडिया ने कंसेशनल इंपोर्ट परमिट किया है ओनली सच ऑस्ट्रेलियन वाइन्स जिनकी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस $5
डॉलर पर बोतल हो, अदरवाइज फ्लडिंग ऑफ दीज वाइन्स हो जाएगा इंडियन मार्केट में, एंड इट विल रिजल्ट इन disincentivization for the Indian wine industry। कोविड-19 में ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद किया, लाइक सेंडिंग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बाद डिफेंस रिलेशन की बात करें तो डिफेंस रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इंडिया को अगर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है इंडियन ओशन में, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है लीड करेगा इंडियन ओशन के सिक्योरिटी गवर्नेंस में, है ना, अलोंग विद कोऑपरेशन विद द लिटोरल कंट्रीज एसोसिएटेड इन द इंडियन ओशन। तो जाहिर सी बात है, टू बिकम ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इम्पेरेटिव टू इंगेज विद द की प्लेयर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कॉपरेशन। वी हैव द डिफेंस कॉपरेशन लाइक अर्स इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज, है ना। उसके बाद क्वाड का भी जिक्र कर सकते हो। क्वाड में क्या है, क्वाड कंट्रीज यानी कि 4 कंट्रीज आते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, है ना। और इसका एम क्या है, इंश्योरिंग फ्री फेयर एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, इनडायरेक्टली क्या है, टू कब द चाइनीज एजेप्टिवनेस इन द इंडियन ओशन रीजन और इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इसमें 4 देश है, हमने आपको बताया, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है चारों की, कॉमन इंटरेस्ट है इंश्योरिंग फ्री मेरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड का, तो इट विल इंश्योर सिक्योरिटी एंड पीसफुल नेविगेशन ऑन द रूट्स ऑफ द इंडियन पैसिफिक, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ ट्रेड जो आपका होता है इंडिया का कह लो या फिर इन देशों का कह लो, वो सी रूट के ही माध्यम से होता है। तो सी रूट अगर ओपन फ्री नहीं रहेंगे, है ना, तो फिर इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट होंगे। तो यहाँ पर ये भी हो गया, एंड ऑल्सो अपहोल्डिंग द रूल बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन अलॉन्ग विथ, फिर आप देख सकते हो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन हुआ है आपका 2014 में। तो इससे क्या होगा कि इंडिया को यूरेनियम सप्लाई मिल सकेगा फॉर द सिविल यूज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। एंड कॉपरेशन इन मल्टीलेटरल फोरम, बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम में दोनों कॉपरेशन देखने को मिलता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के कैंडिडेटर को सपोर्ट करता है इन द एक्सपेंडेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर P5 को एक्सपेंड करने का प्लान है। लेकिन हालांकि ये डायलॉगबाजी ही चलती है कि P5 को एक्सपेंड किया जाएगा, अभी तक तो कोई काम इस पर चल नहीं रहा है। पर कौन सा देश P5 आपको लगता है कि जो P5 कंट्रीज हैं, स्पेशली चाइना, वो इंडिया को इंटर करने देगा? इसलिए हमें इतने ज़्यादा प्रयास करने पड़ रहे हैं फॉर रिफॉर्म ऑफ द यूएनएससी, लेकिन अभी भी कोई रिस्पॉन्स यूएनएससी के रिफॉर्म के लेकर नहीं देखने को मिल रही है। उसके बाद देख लो WTO में बोथ कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द 5 इंटरेस्टेड पार्टीज, एंड ऑल्सो इंडियन ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट ग्रुपिंग्स के सदस्य हैं, लाइक क्वाड, एशियन रीजनल फोरम, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ वाला भी ध्यान रखना, इंडियन ओशन रिवर एसोसिएशन और भी है। तो साथ ही साथ जो आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है, उसके मेंबरशिप को लेकर ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करता है भारत को, है ना। उसके बाद इंडियन डायस्पोरा ले लो आप, कहा जाता है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है इमिग्रेंट्स का टू द ऑस्ट्रेलिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल। तो आप देख लो इंडियन डायस्पोरा का प्रेजेंस वहाँ पर अच्छी खासी है, और इंडियन डायस्पोरा वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ के नॉलेज इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी खासी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसके कारण कल्चरल डायमेंशंस भी हमारा बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। और टाइज जो है और डीपर एंड डीपर हो रहा है। एरिया ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, किन किन मुद्दे पर हमें कन्वर्जेंस देखने को मिलती है बिटवीन टू कंट्रीज। देखते ये है कि इंटरनेशनल इश्यू जो चल रहे हैं, जैसे WHO को रिफॉर्म करो, 5G टेक्नोलॉजी को लेकर कॉपरेशन हो, या फिर बिल्डिंग रेजिलियंस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर। तो इन सब इश्यू पर कॉपरेशंस चलती हैं, अलॉन्ग विथ CECA के बाद हमने की है, जिसके माध्यम से ट्रेड कॉपरेशंस को और ज़्यादा डिफेंड करने का प्लान है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स
को प्रमोट करने का प्लान है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एक्सपोर्टर है यूरेनियम का एंड एलएनजी का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है टू इंडिया, ठीक है। तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ऑस्ट्रेलिया इम्पोर्टेंट है, खासकर जब इंडिया जब आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी उतनी ज़्यादा भारत न्यूक्लियर एनर्जी पे ध्यान नहीं देता है। अभी भारत रिन्यूएबल एनर्जी, कोल बेस्ड एनर्जी या फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी पर ज़्यादा डोमिनेट करता है ना। ये बातें हो गई। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस ले लो आप, है ना। ज्वाइन किया है ऑस्ट्रेलिया ने आईएसए को, along with एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो बाय 2027 कहा जाता है कि इंडिया में लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन होगा इन द वर्ल्ड। तो लेट्स से ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर इनको वेल स्किल है, वेल प्रोफेशनल है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्क कर सकते हैं एंड कैन असिस्ट। एंड उसके बाद चाइनीज़ थ्रेट को डील करने के लिए, है ना, ये दोनों कंट्री चाइनीज़ थ्रेट परसीव करते हैं टू मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो भारत ने लॉन्च की है, इस इनिशिएटिव के तहत ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपर्टीज है इन डिफरेंट डायमेंशन में को यूटिलाइज किया जा सकता है एंड मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सकता है इंडिया में। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ले लो, पैंडेमिक रिलेशन। और एरियाज ऑफ कंसर्न्स की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। मैंने आपको बताया था बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। और आरसीईपी, तो इंडिया ने तो आरसीईपी को ज्वाइन करने से मना ही कर दिया था, ठीक है। उसके बाद सीसीए नेगोशिएशंस, यानी कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया डिमांड करता है कि हमें उन सेक्टर्स की एसेसिबिलिटी मिले। जैसे आप देख सकते हो इंडियन डेयरी सेक्टर, लेकिन भारत ने इस पर तो मनाही कर दी थी क्योंकि इससे डोमेस्टिक हमारे डेयरी फार्मर्स से उनको असर पड़ सकता है। उसके बाद चाइनीज़ इन्फ्लुएंस यूरेनियम सप्लाई। यूरेनियम सप्लाई में क्या चैलेंज है? देयर हैज़ नॉट बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन यूरेनियम सप्लाई सिंस 2014 बायलैटरल एग्रीमेंट। उसके बाद डिफेंस कॉपरेशंस एंड अटैक्स ऑन इंडियंस। कभी कभी ये भी हो जाते हैं रेसिस्ट अटैक ऑन इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया। ये भी एक मेजर मुद्दा बन जाता है विच इज़ इंक्रीजिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल टू पीपल, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड ऑल दीज। उसके बाद क्या इश्यूज़ हैं न्यूज़ में, उसे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड इन द मालाबार एक्सरसाइज, ये तो आपने सुना ही होगा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, ये आपका शुरुआत में बायलैटरल लेवल एक्सरसाइज था, यानी कि 1990 बात हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। बाद में फिर जापान ने ज्वाइन किया इसे, ठीक है। और ये अल्टरनेटिवली होता है, एक बार इंडियन ओशन में, एक बार आपका पैसिफिक। तो इसका एम वही है, फ्री फेयर ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया गया। तो जब ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया गया आफ्टर द क्वाड, तो यूँ कह सकते हो ये फर्स्ट मालाबार एक्सरसाइज रहा जब क्वाड के जो भी सदस्य देश हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया टुगेदर, ठीक है। एंड इसकी मदद से मैरीटाइम सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, एंटी पायरेसी एक्टिविटीज और ज़्यादा मजबूत की जाएगी, सिक्योरिंग द कम्युनिकेशन चैनल। उसके बाद एक है यूरेनियम सप्लाई को लेकर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये तो बात है ही है।
2014 में ये एग्रीमेंट हुई थी, के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई इंडिया को करेगा। एंड डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, जो आपकी यूरेनियम सप्लाई ऑस्ट्रेलिया से की जा रही है, इट इज़ नॉट इनफ टू मीट द इंडियाज एक्सपेक्टेशन, यानी कि डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई। ठीक है, तो इसमें क्या इश्यूज़ है यूरेनियम सप्लाई को लेकर? तो भाई साहब, यूरेनियम एक्सपोर्ट जो आपका ऑस्ट्रेलिया कर रहा है इंडिया को, इट इज़ नॉट एट मच द एक्सपेक्टेशन। उसके बाद इंडियन न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम, तो अभी फिलहाल भारत न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं बना कर रखा हुआ है ना। मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट्स ओनली 2% ऑफ कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर विंड। तो इस डायमेंशन में अभी हमने उतने ज़्यादा कार्य नहीं किए। ठीक है, तो इंडिया के पास टोटल 22 रिएक्टर्स है, जिसमें से 8 रिएक्टर्स इंडिजीनियस यूरेनियम, यानी कि वो इंडिया से ही एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं और फिर इन रिएक्टर्स में यूटिलाइज किए जाते हैं। ठीक है, और जो 14 है वो IAEA सेफगार्ड्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स के अंदर अधीन है। एंड यहाँ पर आपका इम्पोर्टेड यूरेनियम यूज हो सकता है। तो हम डिफरेंट कंट्री से यूरेनियम इम्पोर्ट करते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, उज्बेकिस्तान। तो दैट्स वाई स्टडी सप्लाई हो यूरेनियम का, तो डाइवर्सिफिकेशन करने के वे फॉरवर्ड वही है कि भाई साहब फ्यूचर इंगेजमेंट करिए बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो जिस प्रकार से चाइना का एग्रेसिवनेस बढ़ रहा है, देयर इज नीड टू डिपेंड द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑल्सो ट्रेड ब्लॉक्स, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इन द इंडो पैसिफिक एंड डिजिटाइजिंग वैल्यू चेन्स, ये सब एरियाज ऐसे हैं जो दोनों देश के बीच कन्वर्जिंग पॉइंट्स है। दिस विल फॉर्म द न्यू पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ दोनों देश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास करें, यूटिलाइजिंग द ब्लॉकचेन। ये सब बातें हैं। ऑल्सो जो अंडर वैल्यूड सेक्टर्स है, इनमें भी कॉपरेशन कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म, सर्विस। वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज टॉपिक्स इन ग्रेट डिटेल, होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम इंडिया नॉर्डिक समिट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। भारत की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, है ना, बरूद पॉलिसी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ई डिप्लोमेसी पॉलिसी है, रिसेंट पॉलिसी है, तो इन सब की चर्चा। और मिनी लेटरलिज्म है ना, मल्टीलेटरलिज्म जिसमें बहुत सारे देश आते थे, मिनी लेटरलिज्म में क्या है, छोटे कुछ कुछ कंट्रीज आएंगे और ये ग्रुपिंग बना लेंगे, ये बातें। एंड इसके बाद इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी पर भी डिस्कशन हम करेंगे, सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, इन सब पर भी चर्चा होगी। वैसे तो मैंने सप्लाई चेन रेजिलेंस के बारे में बताया था, लेकिन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वी हैव कवर्ड ऑल द लेक्चर्स ऑन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड होप you understood. So thank you very much.